Welcome student, this is our fourth lecture for class 12th, unit number 3, unit 3, class 12 मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट चल रही है। जैसा आपको पता होगा कल हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा था जिसकी स्केलर फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि इस पूरी यूनिट में यूज करने वाले, और उसका हमने एक स्पेशल केस तो कर लिया था जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने एक सर्कुलर कॉइल था उसके सेंटर पे। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। एक तरीके से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, और इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल के कारण तो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसके एक सेंटर की बजाय उसके एक एक्सिस पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कैसे हो गए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a circular coil carrying current at its axis। ये है टॉपिक हमारा आज का जो पढ़ने वाले हम। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें एक सर्कुलर कॉइल। कल जैसे हमने किया था, हमने एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर ली इस तरीके से, ठीक है। इसका सेंटर ओ मान लिया, इससे एक एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पी, ठीक है। ये एक स्मॉल एलिमेंट पॉइंट सी मान ले। इधर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया भाई आईडीएल, इधर हमने एक और स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर दिया आईडीएल। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया डी। इसकी रेडियस हमने मान ली ए। इसको हम आगे इस तरीके से लिख सकते। अब यहाँ पे क्या है, एक तो इस करंट एलिमेंट के कारण हमने मान ली ये वाली dB1 मान ली, और ये वाली कौन सी मान ली dB2। अब इसमें और भी मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन पहले इसको आगे देखते एक बार। हमने क्या कंसीडर किया भाई, लेट अस कंसीडर ए करंट carrying circular coil of radius a and having I current passes through it, ठीक है। करंट आई इसमें से पास हो रहा है। कंसिडर ए पॉइंट पी एट इट एक्सिस विच इज at a distance which is at a distance x from center of the coil, ठीक है। ये भाई एंगल मान लेना फाई, ठीक। आ गई है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, consider two current element
एट पॉइंट C and D which are for lower half and upper half of the coil। ठीक है, DB1 and DB2 are two magnetic field due to two current element। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यदि हम यहाँ ये एंगल 90 डिग्री मान के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आपको पता है ये वैल्यू कितनी आएगी भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हेयर PC इज इक्वल टू PD इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दो वैल्यू आ गए हमारे पास। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं DB1 और DB2। मैंने आपको कल बताया था जो हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ी है उसका यूज करने वाले हम। सो DB1 इज इक्वल टू, DB1 की यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करें, इसको हम भाई m पॉइंट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, n। DB1 इज इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई IDL साइन थीटा की वैल्यू साफ साफ पता मैं कितनी लेनी है यहाँ पे शुरू में, 90 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अंडर रूट लेंगे फिर इसका स्क्वायर करवाएंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास। साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी भाई, DB1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली DB2 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वही साइन 90 की वैल्यू 1, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। अब हमें साफ साफ देखने से यहाँ पे पता चल रहा है क्या कि दोनों वैल्यू कैसी है हमारे पास, सेम वैल्यू है। इस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो वैल्यू हो दोनों सेम आ जाए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन जो पहली यूनिट में जब टॉपिक किया होगा उसमें भी हम सेम इस तरीके से ही करते, दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आती, उस टाइम पे क्या करेंगे हम, जो ये दो वैल्यू है DB1 और DB2 इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड कर देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। किस तरीके से करेंगे भाई, ये दोनों है हमारे पास, DB1 cos phi DB2 cos phi, DB1 sin phi DB2 sin phi। क्लियर है, आ गया होगा शायद समझ में। DB1 ऊपर की साइड था तो DB1 cos phi DB1 sin phi, DB2 cos phi नीचे, और साइन दोनों का सेम डायरेक्शन में है, cos दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको रब करने से पहले एक बार देख लो कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड, ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसके एक्सिस पे हमने एक पॉइंट कंसीडर करना जिसके ऊपर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमने क्या किया, एक सर्कुलर कॉइल मान ली जिसकी रेडियस कितनी है a। इसमें क्या किया है, एक x डिस्टेंस के ऊपर हमने p पॉइंट कंसीडर कर लिया, दो करंट एलिमेंट मान ली सेम इसी कॉइल के ऊपर c पॉइंट और d पॉइंट पे। उसके कारण हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली।
db1 और db2 की दो वैल्यू आई हमारे पास, sin 90 की वैल्यू 1, पहला रिजल्ट, ये वाला, ये दूसरा रिजल्ट। ये डायरेक्ट हमने कहां से पुट किया, यदि दिमाग में है तो कल जो हमने रिजल्ट किया था उसी से लेके आए हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है भाई, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है। देखो आगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जैसे ही मैंने आपको बताया है भाई, हम इसको किस में डिवाइड करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। रेक्टेंगुलर कई यदि किसी ने +1 ढंग से नहीं पढ़ रखी, उसको पता ही नहीं होता रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना क्या होता है। भाई ये दो हैं, ये इनका रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। दो कंपोनेंट हमने कंसिडर किए हैं ना, जैसे db1 cos फाई ऊपर की साइड, इसके राइट एंगल में दूसरा होगा हमारा इसका दूसरा कंपोनेंट, ये इनके रिजल्टेंट का काम करने वाला है। जो db1 है यहाँ पे बीच में, ये इनके रिजल्टेंट का काम करने वाला है, ठीक है। देखो अब इसमें नाउ रिजोल्विंग db1 एंड db2 into their rectangular component, db1 sin phi, db2 sin phi, db1 cos phi, db2 cos phi, ठीक है। अब वो मैं आपको बताया था कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इट इज क्लियर। db1 एंड भाई जो दो पीछे गए उसको एक को इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकंड मान लेना, यदि नहीं लिखा हुआ हमने तो देख के उसको कर लेना। db1 cos phi एंड db2 cos phi इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction, so cancel each other। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या भाई, टोटल यदि निकालते db इज इक्वल टू db1 sin phi प्लस db2 sin phi, and it is clear from equation first and second db1 is equal to db2, so db is equal to, अब दोनों की वैल्यू सेम है हमारे पास, db1 और db2 सेम है, तो एक को कोई से भी हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 db1 sin phi, ये मान लिया हमने, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब पहले हम इसमें किस किस की वैल्यू पुट करवा सकते हैं भाई, db इज इक्वल टू 2 इंटू db1 की वैल्यू हमारे पास थी म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू थी हमारे पास। बचा क्या, साइन फाई, इंटू में साइन फाई लिख दिया मैं। डायग्राम में देखो,
साइन फाई। क्या होता है साइन का फॉर्मूला? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट करो वहां पे। परपेंडिकुलर की वैल्यू भाई यहाँ पे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारी, पुट करेंगे इसके अंदर। 2 म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब पावर हाफ पावर 1 कितनी हो जाएगी वैल्यू? डी बी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल ए और आएगा, बताइए ए इधर लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर ये अलग, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट आ गया। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। आपको कल भी बताया था, यदि हमारे पास किसी भी वैल्यू की स्मॉल अमाउंट दे रखी और हमें कंप्लीट निकालनी है तो उस जगह पे हम क्या यू अप्लाई करते हैं? इंटीग्रेशन अप्लाई करते। यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो सकता है? पहली चीज तो कि हमने दो करंट एलिमेंट मान रखे, एक यहाँ तक दूसरा आगे, मतलब एक लिखवाया भी था हमने, एक अपर हाफ के लिए दूसरा लोअर हाफ के लिए। इस केस में क्या होगा फिर? केवल हमें हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट करवाएंगे हम इसकी। हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट करवाने का मतलब ये है भाई, यदि कंप्लीट साइकिल पे इंटीग्रेट करवाते ना हम इसका, तो क्या लेके चलते? 2 पाई ए, मतलब इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस आती भाई। कंप्लीट साइकिल पे पूरी सर्कमफ्रेंस, हाफ साइकिल पे हाफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई ए, रेडियस यहाँ पे अपॉन में 2 करेंगे तो कितने पे करवाएंगे? यहाँ पे पाई ए वैल्यू आएगी यदि इंटीग्रेट करवाएंगे। दिस रिजल्ट gives small amount of magnetic field for total magnetic field induction integrate over हाफ साइकिल। इंटीग्रेट ओवर, ये दोबारा ध्यान रखना कि हाफ साइकिल पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे दो करंट एलिमेंट लेके चल रहे, एक पहले हाफ के लिए एक दूसरे हाफ के लिए। ठीक है, या ये बोल सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो भी आपको जिस तरीके से याद रखना वो याद रखना कि दो हाफ साइकिल पे इंटीग्रेट होगा इसका, क्योंकि हाफ साइकिल दो इसमें करंट एलिमेंट हम लेके चलते। तो इंटीग्रेशन डीबी का करवाएंगे इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेट करवाएंगे, हाफ साइकिल लिख देता हूं मैं इधर, हाफ साइकिल किसका? डीएल का। ठीक है, दोबारा सुन ले एक बार कि हमारे पास दोनों वैल्यू बराबर आई थी, db1 की और db2 दोनों की वैल्यू बराबर थी, इसलिए हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि भाई दो db1 cos फाई db2 cos फाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट रिजल्ट आएगा हमारे पास db का वो कौन प्रोवाइड करेगा? db1 sin फाई db2 sin फाई, दोनों का सम हमें प्रोवाइड करेगा। इससे दोनों की वैल्यू सेम थी तो मैं एक को कोई भी चेंज किया, सपोज कि हमने यहाँ पे db1 लिख दिया तो db1 प्लस db1 2db1 हो गया हमारे पास, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, db1 की वैल्यू पीछे निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट से, हमने यूज करके लिख देना बेशक, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू हमने निकाली थी, वो वैल्यू db1 की रखी, साइन फाई एज इट इज था हमारा। साइन फाई की वैल्यू फिर हमने यहां से निकाली। साइन फाई की वैल्यू कैसे निकाली? परपेंडिकुलर ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन की वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें पुट करवा दी। अब यहाँ पे सेम बेस सेम है दोनों का, पावर इधर 1 है इधर हाफ है, तो पावर कितनी होगी? 3/2 लिख दिया हमने। अब
इंटीग्रेट करवाना, ये तो स्मॉल अमाउंट में आई है, आपको पता है। टोटल निकालेंगे तो इंटीग्रेट करवाएंगे। इंटीग्रेट हमने हाफ साइकिल का किया। हाफ साइकिल का किस लिए? क्योंकि यहाँ पे भाई दो करंट एलिमेंट मान के चल रहे हैं, एक पॉइंट सी के ऊपर, एक डी के ऊपर, इसलिए हम इसका इंटीग्रेट कहाँ पे कर रहे हैं? हाफ साइकिल का। और हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल मैंने आपको कल बताया था, कंप्लीट होता साइकिल तो हम क्या यूज करते? इसकी सर्कमफ्रेंस यूज करते, लेकिन हाफ साइकिल पे यूज करें तो इसकी हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस यूज करेंगे। 2 पाई ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, अपॉन में 2 किया, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास? पाई है। देखो अब इसको डी बी इंटीग्रेट कर, दोबारा लिख देता हूँ जो वैल्यू थी हमारे पास अभी। डी बी इज इक्वल टू 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटीग्रेट हाफ साइकिल। किसका करना है इंटीग्रेशन? हमें डीएल का। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो हाफ साइकिल होगी उसका यदि हम इंटीग्रेशन करवाएंगे तो 2 पाई ए की हाफ कर देंगे हम उसका। तो b इज इक्वल टू 2 म्यू नोट 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू में पाई ए। ठीक है, ये कर दिया हमने। इसको मैं एक बार इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये पाई ए भाई उसका हाफ करने के बाद वो रिजल्ट है, ध्यान रखना। म्यू नोट आई पाई ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ये लिख सकते हैं हम। अब हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है भाई? ये एक सर्कल है, एक तरीके से सर्कुलर, हमने बताया भी। रेडियस ए हो, सर्कल कोई भी हम कंसिडर कर रहे हैं, उसकी रेडियस ए हो तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर होता है फॉर्मूला। ए आर की जगह ए वैल्यू पुट करेंगे तो पाई ए स्क्वेयर, एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 4 पाई आई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/। इसमें क्या है अभी रिजल्ट भाई? ये आ गया हमारे पास। व्हीकल की तरह इफ वी हैव n number of turns then magnetic field is given by B is equal to, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ। आई एन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे शायद आ गया होगा ये समझ में। एक तो ये वाला रिजल्ट है भाई हमारे पास, ठीक है, और एक ये वाला रिजल्ट। ये तो सिंगल टर्न के लिए है, ये हमारे पास तब आता है जब हमारे पास कितने हो? n नंबर ऑफ टर्न गिवन हो। इसमें हम एक चीज और, इसके एक दो स्पेशल केस है वो देख लो, कई बार यूज होते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट है जिसमें से चलो यहीं पे कर देते। एक तो स्पेशल केस की यदि इसमें हम बात करें, देखो पहला हमने क्या मान लिया कि भाई x की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो 2 म्यू नोट 4 पाई
आई एन ए अपॉन ए स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2 म्यू नॉट 4 पाई आई एन। भाई ए कैपिटल आएगा, इधर कैपिटल ए आएगा, ठीक है, अपॉन ए क्यू। एक तो ये केस हो गया स्पेशल केस। सेकंड केस की यदि हम बात करें इधर, उसमें क्या होगा, एक चीज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं यहां पे, कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ये जो इंपॉर्टेंट है वो यही जो मैं बताया था अभी, ऑफ सर्कुलर कॉइल, एंड m is given by NIA, where n हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, I हमारे पास करंट, A हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, m की वैल्यू क्या होगी तो NIA। यदि यहां पे हम पुट करें B इज इक्वल टू 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यदि x की वैल्यू सेम 0 पुट कर दे तो m इज इक्वल टू 2 म्यू नोट 4 पाई m अपॉन A3। ये रिजल्ट आता है भाई हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना, टिपिकल नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत हमने इंटीग्रेट करवाया, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई खास दिक्कत इसमें आने वाली है। सारा मैं एक बार रिकैप करवा देता हूं, चलो दोबारा। भाई एक शुरू में हमें ये बताया गया था कि आपके पास एक भाई सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, आपको उसके अंदर से एरिया, उसके अंदर से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमने एक सर्कुलर कॉइल मानी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए भाई यहाँ पे, वो जो हमने यूज किया बाद में, लेकिन इसकी रेडियस ए थी हमारे पास। इसके एक्सिस पे पॉइंट पी कंसीडर किया हमने, पी पॉइंट है वो सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर है, रेडियस a है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसकी ये वैल्यू आ गई दोनों हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दोनों एलिमेंट के कारण दो मैग्नेटिक फील्ड आई हमारे पास, dB1 और dB2। डायग्राम को है ना साथ साथ बनाते चलना, सारी चीज एक साथ लिख दोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाओगे कहां से या क्या आ गया। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें दोनों ये वैल्यू आ गई, dB1 और dB2 की जो मैंने अभी वैल्यू बताई करंट एलिमेंट के कारण आई है, वो सीधा हमने पहले पढ़ा हुआ था कि dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है। यहाँ पे ये आर की वैल्यू है, एक तरीके से आप यदि कंफ्यूज हो जाओ तो ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू। हमने दोनों वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आई, क्योंकि ये दोनों वैल्यू भी क्या है, सेम है, तो बाकी रिजल्ट तो था ही सेम, वैल्यू सेम आ गया हमारे पास। तो हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करने के बाद दो रिजल्ट आए हैं हमारे, उनको हमने, ये दोनों तो कैंसिल करेंगे क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं। ये दो रिजल्ट जो आए इससे हमें वैल्यू फाइंड आउट की, वैल्यू फाइंड आउट की हमने, उसमें इस तरीके से रिजल्ट आया था हमारे पास 2 dB1 sin फाई। तो भाई dB1 की वैल्यू निकाल रखी थी, sin फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करके हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बाद में स्मॉल अमाउंट था, कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट मैंने क्या बताया, किस पे करेंगे भाई, हाफ साइकिल पे। हाफ साइकिल पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो करंट एलिमेंट है, हमने शुरू में लिख भी दिया था, एक तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आएगा, दूसरा सेकंड हाफ साइकिल के लिए आएगा। इंटीग्रेट करवा के रिजल्ट फाइंड आउट किया। बाद में n नंबर ऑफ टर्न के लिए निकालना, तो उसको n से मल्टीप्लाई करवा दिया। n से मल्टीप्लाई करने के बाद
उसके स्पेशल केस हमने किए, ये जो रिजल्ट है ये n से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये, ठीक है, बाकी आपके सामने ही, ठीक। ये आपका 4th लेक्चर था। थैंक यू।